अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम वीक से स्टार्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इस वीक के अंदर हम सबसे पहले तो कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद हम मेथड ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को देखेंगे। देन हम इसमें ऑब्जेक्ट कैसे पास करवाते हैं, मेथड को रिटर्न कैसे करवाते हैं वो हम देखेंगे। एंड लास्ट में एक्सप्लिसिट स्पेसिफायर जो है वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊ प्रिंसिपल जो कि 3 है, encapsulation, inheritance and polymorphism। बेसिकली जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो इन्हीं 3 प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है, और ये 3 प्रिंसिपल जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिफाइन करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल encapsulation। Encapsulation is just wrapping variables and methods together in a single unit। Means जब आप क्लास क्रिएट करते हो और उसके अंदर आप वेरिएबल्स और मेथड्स को कंबाइन करके ज्वाइन करते हो एंड यू मेक इट एज अ सिंगल यूनिट, वो encapsulation कहलाती है। इसको ऑल्सो हम डेटा हाइडिंग भी कहते हैं। तो बेसिकली encapsulation करने के लिए हमें जावा में क्या करना पड़ेगा कि हमें क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको क्रिएट करना पड़ेगा एज अ प्राइवेट, और हमें पब्लिक मेथड्स जो है वो देने पड़ेंगे जो उस डेटा को एक्सेस कर सके, ठीक है, और उस डेटा को मॉडिफाई जो है वो कर सके। इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखते हैं ना। बेसिकली क्लास क्रिएट करने को जिसके अंदर डेटा मेंबर्स और मेथड्स जो है वो दोनों इनक्लोज हो एक सिंगल यूनिट के अंदर, एनकैप्सुलेशन कहलाती है। और जस्ट लाइक अ कैप्सूल, वेरिएबल और मेथड्स जो है वो उस क्लास के अंदर होते हैं और क्लास एक सिंगल एंटिटी के तौर पर कहलाती है। बट टू बी मोर स्पेसिफिक, जब उस क्लास को हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो है वो डेटा प्राइवेट हो सकता है एंड कुछ प्राइवेट मेथड हो सकते हैं जो कि आउटसाइड वर्ल्ड जिनको एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है, और आउटसाइड वर्ल्ड उसको एक्सेस नहीं कर सकती और उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती। आउटसाइड वर्ल्ड से हम मुराद है कि दूसरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, या दूसरा कोड जो इस ऑब्जेक्ट से बाहर हो। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास क्लास के अंदर पब्लिक मैथड्स होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर भी वो पब्लिक मैथड्स मौजूद होते हैं। उन पब्लिक मेथड्स का काम क्या होता है कि वो दूसरी क्लासेस से कम्युनिकेट करने में और प्राइवेट डेटा को चेंज करने में, या वो कमांड जो प्राइवेट डेटा पे अप्लाई हो रही हूँ बाहर की तरफ से, उनको मैनिपुलेट करने में डेटा को हेल्प कर सके। तो बेसिकली ये प्राइवेट डेटा डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन ये मेथड जो है वो हमें हेल्प करते हैं इस डेटा को एक्सेस करवाने के लिए। इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देखेंगे कि किस तरीके से प्राइवेट मेथड्स हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, प्राइवेट डेटा मेंबर्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और पब्लिक मेथड्स हैं वो किस तरीके से क्रिएट करते हैं। द सेकंड प्रिंसिपल इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो है वो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ अलाउ करती है कि आप पुरानी क्लासेस को यूज करके न्यू क्लासेस क्रिएट कर सको। तो बेसिकली क्या होता है, पुरानी क्लासेस के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो न्यू क्लासेस के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बेसिकली इट्स लाइक रीयूजिंग कोड, ठीक है, जो कोड ऑलरेडी मौजूद हो, ठीक उस कोड को रीयूज अगर हमें करना हो तो हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं। तो बेसिकली जिस क्लास का कोड हम इनहेरिट कर रहे होते हैं उसको हम पेरेंट क्लास कहते हैं, या फिर हम उसको सुपर क्लास कहते हैं। और जो न्यू क्लास हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसको हम सब क्लास कहते हैं, ठीक है, या हम इसको डेरिवेटिव या ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, पेरेंट क्लास के अंदर जो भी डेटा या मैथड्स होते हैं, जो सुपर क्लास के अंदर चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें इनहेरिटेंस करने से चाइल्ड क्लास में या सब क्लास के अंदर जो है वो इनहेरिट हो जाती हैं। पिक्टोरिकली देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बेस क्लास और सुपर क्लास जिसके पास 3 फीचर्स हैं, फीचर ए है, फीचर बी है और फीचर सी है। नाउ इनहेरिटेंस हमें एक चीज और प्रोवाइड करती है कि जब आप ड्राइव क्लास या सब क्लास क्रिएट करो, ठीक है, तो उसके अंदर फीचर ए, फीचर बी एंड फीचर सी जो है वो तो इनहेरिट हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम एक न्यू फीचर भी ऐड कर सकते हैं विच इज फीचर डी, ठीक है, यानी हम न्यू मेथड ऐड कर सकते हैं या न्यू फील्ड्स भी हम ऐड कर सकते हैं। सो सिंपली व्हेन यू आर डूइंग इनहेरिटेंस, आप पेरेंट क्लास की सारी चीजें इनहेरिट करते हो चाइल्ड क्लास के अंदर, और जो चाइल्ड है उसके खुद के फीचर्स भी हो सकते हैं। नाउ जर्नल वर्ड इनहेरिटेंस जो है वो कहाँ से निकला है, जर्नल टर्म हम यूज करते रहे हैं आज तक। हम अपने वालिदैन की जायदाद इनहेरिट करते हैं,
या हम जीन इनहेरिट करते हैं, मीन्स कि आपके पेरेंट्स जो है उनमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। आपका फेस उनके जैसा हो सकता है, आपकी आवाज़ उनके जैसी हो सकती है, लेकिन आप में कुछ प्रॉपर्टीज अपनी खुद की भी होती हैं जो कि न्यू होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज अपने दादा, ठीक है, या फादर या इवन परदादा से इनहेरिट की हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कुछ क्वालिटीज ऐसी हो जो यूनिक हो, जो आपकी अपनी क्वालिटी है। इन द सेम वे इनहेरिटेंस में देर आर लेवल बढ़ सकते हैं। मीन्स ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स का एक चाइल्ड हो, चाइल्ड का एक और चाइल्ड भी मौजूद हो। नाउ बेसिकली एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल क्लास एक पेरेंट क्लास थी, ठीक है, जिसमें मेक, मॉडल और ड्राइव का एक मेथड जो है वो मौजूद था। हम उस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस को शो करने के लिए यू कैन क्रिएट अ डायग्राम लाइक दिस, ठीक है। और ये जो एरो का निशान है, ठीक है, ये एरो का निशान शो करता है कि यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रही है। और ये जो रेक्टेंगल हमने क्रिएट किया है, पर कार लिखा है, देन दो वेरिएबल्स हैं, देन मेथड का नाम है, ये ऑब्जेक्ट या क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके का डायग्राम यूज कर सकते हैं, जिसका पहला एरिया जो है वो उसकी फील्ड को शो करता है और दूसरा एरिया जो है वो उसके मेथड को शो करता है। और फर्स्ट स्टेप में हम उसको यहाँ पे नाम दे देते हैं कि इसका नाम क्या है। बेसिकली इट्स क्लास डायग्राम, ठीक है। तो ये क्लास कार है, ठीक है, उसके पास दो वेरिएबल्स है, मेक एंड मॉडल, और उसके पास एक मेथड है विच इज ड्राइव। अब इस क्लास को जो है वो दो क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं, एक है इलेक्ट्रिक कार क्लास और दूसरी है पेट्रोल कार क्लास। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक कार है उसके पास मेक, मॉडल और ड्राइव ऑटोमेटिकली आ गया प्रीवियस क्लास से, कार क्लास से। और पेट्रोल कार के पास भी मेक, मॉडल और ड्राइव जो है वो आ गया। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका बैटरी लेवल, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार में क्योंकि बैटरी लेवल होता है, ये इसका न्यू फीचर हो गया। और पेट्रोल कार में फ्यूल लेवल, क्योंकि ये इसका न्यू फीचर हो गया। अच्छा, बैटरी कार जो है वो चार्ज होती है, ठीक है, और जो पेट्रोल कार है वो फिलअप होती है। तो व्हाट वी आर डूइंग, हमारे पास एक प्रीवियस मॉडल मौजूद था, ठीक है, हम उस मॉडल को एनहांस करना चाहते हैं, जस्ट लाइक इन रियल वर्ल्ड। आपके कार के जब न्यू मॉडल्स बनते हैं तो प्रीवियस मॉडल की फीचर्स सारे मौजूद होते हैं, और उसके बाद कार के अंदर कोई नया फीचर डाला जाता है, जिसकी वजह से नया मॉडल या नई मेक जो है वो तैयार होकर आपके सामने आती है, नई मेक आती है। नाउ यहाँ पे भी हमने क्या किया है कि हमारे पास एक ऑलरेडी कार क्लास मौजूद थी, हमने दो कार न्यू ड्राइव की है, एक है इलेक्ट्रिक कार, एक है पेट्रोल कार। और उसके अंदर हमें जो न्यू फीचर्स चाहिए थे, हमने सिर्फ वो न्यू फीचर्स डाले हैं, बाकी हमने वही चीजें इनहेरिट कर ली जो कि प्रीवियस इसके अंदर मौजूद थी। ना इसको एग्जाम्पल्स में हम, अच्छा, हमने इनको डिस्कस कर रहे हैं, इस लेवल पे इनको डिस्कस करने का रीजन ये है कि जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दी है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स जो है वो वन बाय वन हम देखते जाएंगे। Encapsulation हम ऑलरेडी काइंड ऑफ देख चुके हैं। When we created the class, we created members, ठीक है, डेटा मेंबर्स और मेथड, जिनको हमने उसके अंदर एनक्लोज किया। लेकिन क्योंकि हमारे मेंबर्स प्राइवेट नहीं थे, इसके लिए हमने प्योर इंकैप्सुलेशन अचीव नहीं की थी। उसके बाद इनहेरिटेंस हम देखेंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस हम आगे नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा टॉपिक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि इनहेरिटेंस किस तरीके से की जाती है। Then the third feature is polymorphism. Polymorphism is a word, Greek word which poly means many and morphism means form. So it means many form, a single thing which has more than one form. So basically ऊप का ये एक important feature है, ठीक है। और ये क्या अलाउ करेगा कि आप किसी एक मेथड से या किसी एक ऑपरेटर से डिफरेंट तरीके से के काम करवा सके। तो बेसिकली जावा में पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो दो टाइप की होती है, एक होती है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और सेकंड जो है वो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ना कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, और रन टाइम को हम जो है वो डायनेमिक मेथड डिस्पैच भी कहते हैं। इनकी हम एग्जांपल्स करेंगे, इनको हम क्लियरली जो है वो देखेंगे अपने कोड के अंदर भी कि कहाँ पे हम किस पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। नाउ जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसमें जो है वो आपकी ओवरलोडिंग इन्वॉल्व होती है। ओवरलोडिंग में एक तो मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है, दूसरी जो है वो आपकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो कहलाती है। तो इन दोनों को हम देखेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो जावा खुद करती है,
जिस तरह हमने प्लस ऑपरेटर को देखा, आपका प्लस ऑपरेटर जो है वो ना सिर्फ दो नंबर्स को आपस में ऐड कर सकता है, इसके अलावा वो दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैटिनेट भी करता है। तो इस तरीके की जो ओवरलोडिंग है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाती है, जो कि जावा ऑटोमेटिक करती है, खुद करती है। जावा अपने हाथ में इसका कंट्रोल रखती है, जेवीएम खुद करता है। जो हम लोग करेंगे, जो पॉलीमॉर्फिज्म या जो ओवरलोडिंग हम लोग करेंगे वो होगी मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है, या फंक्शन ओवरलोडिंग। तो देखेंगे एग्जांपल्स में। इसके अलावा डायनामिक मेथड डिस्पैच जो है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये टॉपिक आएगा इनहेरिटेंस के बाद। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ओवरराइडिंग में होती है, ठीक है, जब ओवररिडन मेथड जो है उनको रिजॉल्व करता है रन टाइम पे कि दोनों मेथड्स में से कौन सा मेथड जो है वो जावा को चलाना चाहिए। तो बेसिकली हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो मेथड ओवरराइडिंग में देखेंगे। मेथड ओवरराइडिंग जब हम कवर करेंगे तो हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो डिस्कस करेंगे। नाउ दीज आर टू एग्जांपल्स। ओवरलोडिंग में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक ही मेथड एक से ज्यादा फॉर्मेट में मौजूद होता है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। एंड ओवरराइडिंग में हमारे पास ये होता है कि एक मेथड जो कि बेस क्लास में मौजूद हो, ठीक है, उस मेथड को हम दोबारा रिक्रिएट करते हैं ड्राइव क्लास में। तो ये जितने भी फीचर्स है, ठीक है, इन सारे फीचर्स को हम कोड के थ्रू वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। और जहाँ जहाँ जो चीज़ डिस्कस करती जाएगी हम बताते जाऊंगे कि यहाँ पे एनकैप्सुलेशन है, यहाँ पे इनहेरिटेंस है, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म में यहाँ हम ओवरलोडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हम ओवरराइडिंग कर रहे हैं। तो व्हाट यू शुड रिमेंबर फॉर नाउ कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो ओवरलोडिंग होती है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो ओवरराइडिंग होती है। Now, first of all, the first topic in code is method overloading. हमने डिस्कस कर लिया कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो जेवीएम खुद कर रही होती है। सी प्लस प्लस के अंदर पॉसिबल था कि आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते थे। आप ऑब्जेक्ट के साथ किसी भी ऑपरेटर को उसका न्यू वर्क जो है वो डिफाइन कर सकते थे कि अब वो ऑपरेटर उस ऑब्जेक्ट के साथ क्या काम परफॉर्म करे। लेकिन जावा में ये काम खुद हो रहा होता है, जेवीएम खुद करती है। तो जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो प्रोग्रामर नहीं कर सकता, वो जेवीएम खुद करती है। नाउ बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग क्या है? मेथड ओवरलोडिंग जो है वो आपको ये अलाउ करती है कि एक क्लास के अंदर आप एक से ज्यादा मेथड क्रिएट कर सको विद द सेम नेम बट डिफरेंट लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, उसके आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो लेकिन उसका नाम सेम हो। तो ये आर्ग्यूमेंट किस किस तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं, इनकी कुछ एग्जांपल्स हमने ले लिया है। नंबर वन, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं। नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होने का मतलब ये है कि मेथड का नाम तो सेम हो, फॉर एग्जांपल ऐड, लेकिन आपका पहला मेथड जो है वो दो आर्गुमेंट ले रहा हो इन टाइप के, लेकिन आपका जो दूसरा मेथड है वो तीन आर्गुमेंट ले रहा हो इंटीजर टाइप के। यानी हमारे पास डेटा टाइप तो सेम हो लेकिन जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हो। पहला मेथड जो है वो सिर्फ दो पैरामीटर्स ले रहा हो, जबकि दूसरा मेथड जो है वो तीन पैरामीटर्स ले रहा हो। नंबर टू, डेटा टाइप डिफरेंट हो। आपके पास मेथड नेम तो सेम है, सेम ऐड, लेकिन आपका जो पहला मेथड है वो दो इंटीजर्स ले रहा है, लेकिन आपका जो दूसरा मेथड है वो एक इंटीजर ले रहा है और एक जो है वो फ्लोट ले रहा है, या मे बी दोनों फ्लोट ले रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो सेम है लेकिन उनकी डेटा टाइप जो है, ठीक है, वो डिफरेंट है। तो दूसरी चीज क्या चेंज हो सकती है? डेटा टाइप चेंज हो सकती है। तीसरा से हमारा सीक्वेंस चेंज है, मीन्स आपका नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम है और आपकी डेटा टाइप भी सेम है, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस डिफरेंट है। किस तरीके से? ऐड है दोनों फंक्शन का नाम, पहले वाले में पहला इंट है और दूसरा फ्लोट है, लेकिन दूसरे मेथड में पहला फ्लोट है और दूसरा इंट है। ऑब्वियसली जब ये मेथड्स बनेंगे तो मेथड्स में जब डेटा आप ट्रांसफर कर रहे होगे या डेटा आप आर्ग्यूमेंट जब आप दोगे तो उन आर्ग्यूमेंट की डेटा टाइप से इसको पता लग जाएगा कि अगर पहला इंटीजर है और दूसरा फ्लोट है तो मुझे ये वाला मेथड कॉल करना है, लेकिन अगर आपने पहला नंबर फ्लोट दिया और दूसरा इंटीजर दिया है तो मुझे ये वाला मेथड जो है वो कॉल करना है। ओके, एक चीज जो कि मेथड ओवरलोडिंग के बारे में जरूरी है वो ये कि रिटर्न टाइप इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, तभी हमने रिटर्न टाइप लिखी भी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर रिटर्न टाइप हो इंट, ठीक है, और आप ये कहो कि दूसरी तरफ रिटर्न टाइप फ्लोट है, बट रिटर्न टाइप डज नॉट पार्टिसिपेट इन मेथड ओवरलोडिंग।
आपके रिटर्न टाइप को मेथड ओवरलोडिंग में नहीं देखा जाता, ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करती या उसको नहीं देखा जाता। इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है मेथड के पीछे, वो मेथड ओवरलोडिंग में नहीं पार्टिसिपेट करेगी। ना कुछ इनवैलिड केसेस देखते हैं। इनवैलिड केसेस में मीन्स कि अगर आपका यही मेथड का नाम ऐड है, ठीक है, और आपने जो है वो दो ही पैरामीटर्स दिए हैं, इसमें भी इंट है और इसमें भी इंट है, लेकिन आप ये कहते हो कि भाई हमने डिफरेंस ये कर दिया कि यहाँ हमने इंटीजर कर दिया और यहाँ हमने स्टोर कर दिया। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपके रिटर्न टाइप जो है वो कोई भी मायने नहीं रखती, रिटर्न टाइप पार्टिसिपेट नहीं करती, तो ये इनवैलिड है। यहाँ पे ओवरलोडिंग नहीं होगी, ठीक है, और ये आपको कंपाइलेशन टाइम एरर दे देगा कि दोनों मेथड जो है वो सेम है, ठीक है। इस तरह दो अलग अलग मेथड एक ही तरह से नहीं बन सकते, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग करते हुए वो इस रिटर्न टाइप को चेक ही नहीं करता, वेरिएंस देखता ही नहीं है, तो यही समझेगा कि ये दोनों मेथड जो हैं वो एक ही मेथड को आप दो दफा बनाने की कोशिश कर रहे हो, ओवरलोडिंग जो है वो नहीं होगी। नाउ ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन एंड ओवरलोडिंग। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन का मतलब ये है कि जब आप मेथड को कॉल कर रहे होते हो तब उसमें ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो है वो भी देखी जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक मेथड कॉल किया है जिसके मेथड के अंदर आपने डेटा टाइप दी है फ्लोट, लेकिन जब आपने मेथड को कॉल करवाया तो आपने उसमें पास कर दिया है इंटीजर, तो ऐसे में वो क्या करेगा, इंटीजर जो डेटा टाइप है क्योंकि वो फ्लोट पे कन्वर्ट हो सकती है, तो वो उस इंटीजर नंबर को उसमें असाइन कर देगा और मेथड को जो है वो कॉल करवा देगा, ठीक है। जो अगर आप कंपैटिबल टाइप यूज कर रहे हो, ठीक है, मेथड के अंदर और आर्गुमेंट में कंपैटिबल टाइप आपने पास की है, मीन्स अगर आपका मेथड जो है वो लॉन्ग डेटा टाइप का आर्गुमेंट लेता है, पैरामीटर लेता है, और आर्गुमेंट आप इंटीजर डेटा टाइप का पास करवा रहे हो, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगी। या फॉर एग्जांपल, अगर आपने मेथड की जो पैरामीटर है वो फ्लोट दिया है, लेकिन उसको कॉल करवाते हुए इंटीजर पास करवा रहे हो, तब भी जो है वो आपकी कन्वर्जन जो है वो हो जाएगी और मेथड जो है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। Okay, now let's start first example in Eclipse, as you all asked के Eclipse में किस तरीके से जावा प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, मैं आपको शो करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो Eclipse की इंस्टॉलेशन की वीडियो हम ऑलरेडी आपके ग्रुप में शेयर है, ठीक है, उसको आप देख के Eclipse जो है अपने पास इंस्टॉल कर सकते हो। देन Eclipse की आईडी ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट पे जो है वो क्लिक करो, ठीक है। लेफ्ट पे आपको ऑप्शन नजर आएगा, प्रोजेक्ट का नाम दो जो भी आप देना चाहते हो ना, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट 1, ठीक है, इसको फिनिश कर दो, ठीक है। ये पूछेगा कि मैं एक मॉड्यूल क्रिएट करूँ, यहाँ पे इसको कह दो कि डू नॉट क्रिएट, ठीक है, मॉड्यूल हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो है वो एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसमें सोर्स पे आके जहाँ पे SRC है उस पर राइट क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ जाएगा। न्यू के ऑप्शन में जाकर आप यहाँ पर क्लास जो है उस पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले वो आपको वही सोर्स फोल्डर कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लास जो मॉडिफायर है उसको पब्लिक ही रहने दो, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं करोगे, ठीक है, किसी चीज पर क्लिक नहीं करोगे। सिंपल फिलहाल जो हमें क्लास चाहिए उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ना हो, ठीक है, तो हम इसलिए इस वाले ऑप्शन पे भी चेक नहीं करेंगे। जब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ है नीचे, लेट मी ज़ूम इट, तो ये आपका फॉर्म ओपन हुआ है, ठीक है, जिसको हम देख रहे हैं, ठीक है। आप इस सोर्स फोल्डर को चेंज नहीं करो, पैकेज में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास का आपको नेम जो है वो यहाँ पर देना है। नाउ क्लास नेम जो है वो डिपेंड करेगा कि आप जो है वो कोड में क्लास का नाम क्या है, आपको सेम यहाँ पे नाम देना है। तो अपने हैंडआउट्स में देखो, जो कोड आप लिखना चाहते हो, ठीक है, जो टाइप करोगे, जो क्लास बनाना चाहते हैं, फिलहाल हम जो भी करेंगे उसमें क्लास का नाम है ओवरलोड डेमो, ठीक है। इसके बाद मॉडिफायर में पब्लिक ही रहने दो,
ठीक, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाले इस ऑप्शन को हम टिक नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि ये जो क्लास है इसमें मेन मेथड नहीं है। फिनिश कर दो। ठीक है, क्लास का जो है वो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। इसके अंदर हमें क्लास का कोड जो है वो टाइप करना है। ठीक है, ये हमारी क्लास है पहली, इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करने के लिए आप फाइल पे जाकर यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। ठीक है, अभी फिलहाल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, या कंट्रोल एस प्रेस कर दो आप। नाउ यू नीड वन मोर क्लास। ठीक है, तो डिफॉल्ट पैकेज पे दोबारा क्लिक करो, या सोर्स पे जो है वो दोबारा क्लिक करो। ठीक है, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद न्यू, और न्यू में दोबारा आप एक और क्लास पे क्रिएट करो। नाउ अगेन मैं जूम कर रही हूँ। तो हमारी सेकंड क्लास का जो नाम है वो होगा खाली ओवरलोड। ठीक है, ये सेकंड क्लास है। अच्छा, इसके अंदर मेन मेथड हमें चाहिए, इसलिए हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इस पे क्लिक कर देंगे और फिनिश पे टिक करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास दूसरी क्लास आ गई। ठीक है, जिसका नाम ओवर्ड है और उसके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो मौजूद है। यहाँ के बीच में हमें कोड चाहिए दोबारा। ठीक है, तो इस क्लास का कोड भी जो है हमने यहाँ पर जो है वो कॉपी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ दो अलग अलग क्लासेस है। पहली क्लास जिसके अंदर मेन मेथड नहीं था, दूसरी क्लास जिसके अंदर मेन मेथड जो है वो है। तो सेव करते हैं, कंट्रोल एस, एंड इसको मैं जूम आउट कर रही हूँ। सॉरी, इसका फॉन्ट बढ़ा देते हैं। द शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस। आई एक्सीडेंटली फाउंड इट। ठीक है, कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस से आप फॉन्ट जो है उसका इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, कोड की थोड़ी सी व्यू जो है वो हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम सिर्फ इसका आउटपुट देख रहे हैं। ठीक है, फिर इसको हम कोड को भी समझते हैं कि ये इसमें हमने कोड किया क्या है। लेकिन फिलहाल तो इसको रन करने के लिए, ठीक है, आप प्ले पे जो है वो क्लिक करो। ठीक है, सेव एंड लॉन्च पे ओके कर दो। ठीक है, तो नीचे जो है वो रिजल्ट आ गया कंसोल स्क्रीन पे। ठीक है, रिजल्ट ऑफ ओबी टेस्ट दिस, और उसके बाद उसने जो है वो प्रिंट किया। लेकिन बाकी रिजल्ट चला गया ऊपर सारा। तो ये आप यहाँ से स्टार्ट करो। कंसोल विंडो को आप यहाँ से जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली ये आउटपुट क्या दे रहा है? सबसे पहले आउटपुट आ रहा है नो पैरामीटर, फिर आउटपुट आ रहा है A10, देन B1020, फिर डबल A 12 123.25 फॉर रिजल्ट ऑफ OB टेस्ट 123.25 और उसका रिजल्ट आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कोड को कि कोड बेसिकली है क्या। तो सिंपल है। इक्लिप्स के अंदर अगर आप दो अलग अलग क्लासेस हैं तो आप इसी सोर्स के अंदर दो अलग अलग क्लासेस क्रिएट करोगे। ठीक है, एक क्लास जो है वो मेन मेथड वाली होगी, दूसरी क्लास मेन मेथड वाली नहीं होगी। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया, दोनों क्लास में अलग अलग जो है वो कोड आ जाएगा, लेकिन क्लासेस के नाम आपको वही रखने हैं तो यहाँ पे क्लास के नाम है। ठीक है, उसके अलावा हमने ये डिस्कस किया कि उसको रन करने के लिए जो है वो हम सिर्फ रन पे क्लिक करेंगे और वो कंपाइल होके नीचे हमें कंसोल में जो है वो आउटपुट दे देगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एरर है, लाइक लेट्स सी कि यहाँ पे हम ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा देते हैं, फिर अब आप प्ले करोगे तो यहाँ एरर एग्जिस्ट आ गया। ठीक है, इवन प्रोसीड भी करोगे तो उसका आउटपुट नहीं आएगा, वो आपको सिंटैक्स एरर बता देगा कि यहाँ पर ये सिंटैक्स एरर है। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स आप इधर देख सकते हो। ठीक है, ये टैब है प्रॉब्लम। ठीक है, ये बताएगा आपको कि किस लाइन पे जो है वो, ये देखो यहाँ पे जिस लाइन पे एरर होगा वो लाइन भी हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ शो कर रहा है कि एरर जो है वो यहाँ पर है, एरर रिमूव करो आप। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ सी का आर हटा देते हैं, प्ले करो, अगेन एरर शो करेगा। ठीक है, इसको ओके कर दो। ठीक, और प्रॉब्लम्स में आपको जो है वो यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, फिर फिलहाल तो प्रॉब्लम बन जाए। ठीक है, इस पर क्लिक करो। अच्छा, प्रोसीड पे ना भी क्लिक करना चाहो तो उसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करो तो आपको वो वहाँ ले जाएगा जहाँ पे इसको एरर जो है वो मिल जाए। ठीक है, ये लाइन हाईलाइट हो गई। ठीक है, तो एरर को आप करेक्ट करो।
ठीक, और जब सब कुछ सही होगा तो आपका प्रोग्राम जो है वो आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसके अलावा क्लास में खैर हम और आईडी को नहीं डिस्कस करें, और सिंपल है प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से आप रन करोगे। अब थोड़ा इस प्रोग्राम को हम समझते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है जिसका हमने नाम रखा है ओवरलोड डेमो। ठीक है, इस क्लास के अंदर हमने मेथड ओवरलोडिंग को हम डिस्कस कर रहे थे कि हम मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग के लिए हमने एक क्लास जो क्रिएट की है, इसमें जो मेथड हैं वो है टेस्ट नाम के। तो पहला मेथड जो है वो है वॉइड टेस्ट, जो कि कोई भी पैरामीटर्स नहीं ले रहा, और इसका कोड ये है, इस मेथड का कि प्रिंट कर रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है, नो पैरामीटर्स जो है स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। देन इसका दूसरा वर्जन इस मेथड का वॉइड टेस्ट, लेकिन इंट ए इससे एक पैरामीटर है, ठीक है, ये एक पैरामीटर इनपुट ले रहा है, और जो पैरामीटर हम दे रहे हैं उसी की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं। देन इसका तीसरा वर्जन, ठीक है, टेस्ट अगेन क्रिएट किया है। देखो यहाँ मेथड नेम सेम है, पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड। तीसरे मेथड में क्या डिफरेंस है, इसमें पैरामीटर्स आप दो हैं, ठीक है, एक इंटीजर ए है और एक इंटीजर बी है। तो ये ए एंड बी कोलन, और ए फिर स्पेस प्रिंट करवाई और बी, यानी ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर दें। देन हमने एक चौथा मेथड क्रिएट किया जिसमें हमने रिटर्न टाइप भी इन्वॉल्व कर दी है। ठीक है, रिटर्न टाइप है इसकी डबल, मेथड का नाम है टेस्ट, और वो एक पैरामीटर ले रहा है जो कि डबल डेटा टाइप का। ठीक है, और फिर ये क्या करे, डबल ए की जो भी वैल्यू आई है वो ए की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट भी करे, और साथ में साथ ए मल्टीप्लाई बाय ए हमें रिटर्न भी करवा दें। नाउ इन मेथड को कॉल करने के लिए हमने दूसरी क्लास क्रिएट की, जिसमें सबसे पहले तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, ओवरलोड डेमो का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बाय यूजिंग सिंपल मेथड, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने ओवरलोड डेमो का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका हमने नाम दिया है ओबी। ठीक है, एंड देन फिर एक वेरिएबल क्रिएट किया है रिजल्ट नाम का, डबल टाइप का। उसके बाद ओबी डॉट टेस्ट हमने कॉल किया। ठीक है, पहला ओबी डॉट टेस्ट, ठीक है, जो कि विदाउट पैरामीटर वाला। ठीक है, तो ओबी डॉट टेस्ट फर्स्ट जो है उसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है। फिर हमने दूसरा टेस्ट कॉल किया जिसको हमने वैल्यू दे दी है 10। फिर हमने तीसरा टेस्ट कॉल किया जिसमें हमने वैल्यू दी है 10 एंड 20। देन हमने चौथा टेस्ट कॉल किया रिजल्ट इज इक्वल टू ओबी डॉट टेस्ट 123.25, और आखिर में जो रिजल्ट की वैल्यू आ रही है वो रिजल्ट की वैल्यू भी हमने प्रिंट करवाई है। ठीक है, ना जब ये वाला मेथड कॉल होगा तो ये कौन सा मेथड कॉल करेगा, ये वाला। तो बेसिकली जब आप इस मेथड को कॉल कर रहे हो, ठीक है, तो कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, जैसे ही ये मेथड कॉल होगा, ठीक है, ओबी टेस्ट, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, नो पैरामीटर। देन जब आप ये कॉल करोगे ओबी टेस्ट 10, तो ये कौन से मेथड को कॉल करेगा, इस वाले से, और ए में वैल्यू चली जाएगी 10, और 10 जो है स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा ए 10। यही स्क्रीन पे हमें आउटपुट नजर आ रहा था। ठीक है, सबसे पहले नो पैरामीटर लिखा हुआ आ रहा है, और फिर उसके बाद क्या प्रिंट हुआ हुआ आ रहा है, ए 10। फिर हमने तीसरा मेथड कॉल किया ओबी टेस्ट 10 20। जब ये वाला मेथड कॉल करोगे तो मेथड चलेगा कौन सा, ये वाला, ए की वैल्यू हो जाएगी 10 और बी की वैल्यू हो जाएगी 20। तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा ए बी, और ए और बी की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 10 एंड 20, जो हमें स्क्रीन पे आउटपुट नजर आ रहा है। देन चौथा मेथड रिजल्ट ओबी डॉट टेस्ट 123.25। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो ये मेथड चलेगा, ठीक है, ये वाला, क्योंकि क्या इसके अंदर क्या चल रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंड डबल ए और 123.5 ये वैल्यूज दिखवाई थी, तो यही स्क्रीन पे जो है वो प्रिंट हो गया। इसके बाद ये मेथड रिटर्न कर रहा है ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी इस 123.25 को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट कहाँ पे चला जाएगा, इस रिजल्ट वाले के अंदर। ठीक है, और देन हमें ये रिजल्ट जो है वो इधर प्रिंट हुआ मिल रहा है। तो रिजल्ट ऑफ ओबी टेस्ट इज 15190.5625।
स्क्रीन पे ये वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से जो है वो हमने एक ही नाम के 4 फंक्शंस जो है वो क्रिएट किए और इन 4 फंक्शन को जो है वो हमने कॉल करवाया। ओके, नाउ इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब की दफा एक टेस्ट है, ठीक है, दूसरा टेस्ट है जिसमें 2 पैरामीटर्स जा रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप के, और तीसरा टेस्ट है जिसमें डबल टाइप का एक पैरामीटर जो है वो जा रहा है। ये कोड चेंज जो किया है हमने, इसमें से हमने इंट ए वाला बीच में से मेथड हटा दिया है, ये देखने के लिए कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन जो है वो किस तरीके से मेथड के अंदर होती है ओवरलोडिंग में। नाउ अगेन इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, रिजल्ट टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है। जनाब इसके अंदर जो है वो हमने क्या किया है कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबी नाम का, उसके बाद एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है 88, ठीक है। उसके बाद ओबी टेस्ट को पहले तो हमने खाली कॉल किया, इससे कौन सा वाला टेस्ट कॉल होगा, ये वाला, और ये स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा नो पैरामीटर। चाहे रिजल्ट स्टेटमेंट साथ ही प्ले कर देते हैं। ओके, एरर कोई नहीं है, ठीक है, रिजल्ट डिस्प्ले हो गया। सबसे पहले तो वही प्रिंट हो रहा है नो पैरामीटर। अच्छा, सेकंड लाइन क्या चल रही है, ओबी डॉट टेस्ट 10 एंड 20, इससे कौन सा वाला मेथड चलेगा, ये वाला। और अगेन इसी तरह 10 और 20 की वैल्यू स्क्रीन पे ए एंड बी 10 और 20 इसने स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। देन हमने कॉल किया ओबी डॉट टेस्ट आई के साथ। अच्छा, अब आई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, आई यहाँ पर इंट वेरिएबल है, और जो मेथड हमारे पास है वो यहाँ पे क्या लेता है, डबल, ठीक है। तो मेथड डबल एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन हम उसको इंटीजर दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि टाइप कन्वर्जन के रूल्स हमने पढ़े थे और इंटीजर डेटा टाइप डबल में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगी, यहाँ पे ये डबल ही एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और डबल एक्सेप्ट करने के बाद स्क्रीन पे जो है वो आउटपुट सही तरीके से वही आएगा जो आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ डेटा टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगी, और ये हमें रिजल्ट क्या देगा, इनसाइड टेस्ट डबल के अंदर 88। तो क्या हो रहा है, इंट जो हमने यहाँ पे पास करवाया 88, वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, डबल के अंदर, और ये जावा ऑटोमेटिकली करेगी क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन का रूल अप्लाई हो जाएगा। और अगर हम इसको 123.2 वैल्यू दे रहे तब भी ये डबल इसको एक्सेप्ट करेगा और वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा 123.2। तो देखो यहाँ पे पास तो 88 करवाया था लेकिन रिजल्ट क्या दे रहा है 88.0, ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो गई, 88 किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है वो भी मेथड ओवरलोडिंग से ज्यादा डिफरेंट टॉपिक नहीं है। अगेन हमने ये देखा मेथड ओवरलोडिंग के अंदर कि एक ही नाम के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं लेकिन उनकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग तरीके की होनी चाहिए। इन द सेम वे कंस्ट्रक्टर जो है वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो भी एक मेथड है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और ऐसा मेथड है जिसकी रिटर्न टाइप होती ही नहीं है, और हमने ओवरलोडिंग में ये देख लिया कि ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप इन्वॉल्व ही नहीं होती। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर में भी ओवरलोडिंग हो सकती है, मीन्स वी कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर्स इन अवर क्लास, ठीक है, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, और उनको किस तरीके से चेंज करेंगे, उनके पैरामीटर्स की तरह। फॉर एग्जाम्पल एक कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर ना हो, दूसरा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर एक पैरामीटर हो, या तीसरा कंस्ट्रक्टर जिसमें 3 पैरामीटर्स जो है वो हों। हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के, और उनके अंदर हमने ये चीज देखी है कि हम अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि हम अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास में एक ही साथ बना सकते हैं। तो इन द सेम वे आप सोर्स पे राइट क्लिक करके जो है वो न्यू क्लास क्रिएट करो। पहली वाली क्लास का नाम जो है वो बॉक्स है, ठीक है, सो बी कैपिटल ओ एक्स नाम रखा है और इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं है, तो हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका कोड आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, जस्ट कॉपी पेस्टिंग द कोड फिलहाल, ठीक है। तो उसमें पैकेट एक्स्ट्रा इसको हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। जो बेसिकली हमने एक क्लास बॉक्स क्रिएट की है जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, ये हम क्लास पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर जो है वो पहला कंस्ट्रक्टर जो है
वो 3 पैरामीटर्स देता है, डबल डब्ल्यू, डबल एच एंड डब्ल्यू डबल डी। ठीक है, और विड्थ के अंदर जो है वो डब्ल्यू कॉपी कर दे, हाइट के अंदर एच कॉपी कर दे और डेप्थ के अंदर जो है वो डी कॉपी कर दे। देन सेकंड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सेकंड कंस्ट्रक्टर जिसका नाम बॉक्स है, जो विड्थ को, हाइट को और डेप्थ को जो है वो -1 -1 -1 जो है वो वैल्यू दे दे। देन वी हैव थर्ड कंस्ट्रक्टर जो कि एक ही पैरामीटर लेता है, डबल लेंथ, यानी वी वांट टू क्रिएट अ क्यूब। ठीक है, एक ऐसा बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं जो परफेक्ट क्यूब है, तो जो भी लेंथ की वैल्यू हम दे रहे हैं वही डेप्थ की वैल्यू हो जाए, वही हाइट की वैल्यू हो जाए और वही विड्थ की वैल्यू हो जाए। तो दिस इज अ न्यू सिंटैक्स फॉर यू। इस तरीके से आप लिख सकते हो, विड्थ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू डेप्थ इज इक्वल टू लेंथ, मीन्स ये वाली वैल्यू जो है वो लेंथ की इन तीनों वेरिएबल्स में कॉपी हो जाए एक ही लाइन के अंदर। ठीक है, जो ये आपके लिए न्यू चीज़ है, लेकिन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हमने एक मेथड क्रिएट किया है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर रिटर्न करवाया है विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। तो वॉल्यूम मेथड पैरामीटर कोई नहीं ले रहा, लेकिन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसको हमने इसलिए क्लास में भी डिस्कस किया था कि क्या करेगा, विड्थ हाइट और डेप्थ को आपस में मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। नाउ वी नीड द सेकंड क्लास। राइट क्लिक करो, न्यू, और क्लास, इसका नाम जो है वो बॉक्स डेमो कर देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है वो होगा। ओके, नाउ बॉक्स, पहला बॉक्स, ठीक है, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स, 3 बॉक्स हमने क्रिएट किए बट डिफरेंट तरीके यूज करके। नाउ फर्स्ट बॉक्स जो है माई बॉक्स 1 है, जिसको हमने बॉक्स 10 20 15 करके कॉल किया है। इसमें कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला। ठीक है, और विड्थ और हाइट की, डेप्थ की वैल्यू अकॉर्डिंगली उसी तरह सेट करके बॉक्स जो है वो क्रिएट करेगा। तो जो बॉक्स क्रिएट करेगा माई बॉक्स 1, उसमें 10 20 और 15 वैल्यूज में वो होंगी। उसके बाद माई बॉक्स 2 क्रिएट किया, जिसमें खाली वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, इस पे क्या करेगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर चलाएगा। ठीक है, और विड्थ हाइट और डेप्थ की वैल्यू क्या सेट करेगा, -1। देन हमने माई क्यूब नाम का एक बॉक्स क्रिएट किया, जिसको वैल्यू दी थी 7। तो इसके पास कौन सा कंस्ट्रक्टर चलाएगा, ये वाला। ठीक है, और विड्थ हाइट और डेप्थ तीनों की वैल्यू कर देगा 7 7 7। देन हमने इन डबल वॉल्यूम क्रिएट किया एज यूजुअल, और हर बॉक्स का वॉल्यूम जो है वो प्रिंट करवाया है, जिसका हमने पिछले कोड में करवाया था। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू माई बॉक्स 1 डॉट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू माई बॉक्स 2 डॉट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू माई क्यूब डॉट वॉल्यूम, और तीनों वॉल्यूम को हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। इसका आउटपुट देखते हैं, ये करें। ठीक है, ओके। अच्छा, एरर है तो भले कैंसिल करो, प्रॉब्लम्स में जाओ। ठीक है, और ये देखते हैं कि एरर कहाँ पे है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया है। ठीक है, दोबारा प्ले करते हैं, ओके। ये जो यहाँ पे हमें रिजल्ट दिया है, माई बॉक्स 1 डॉट वॉल्यूम 3000, क्योंकि इसकी वैल्यू थी 10 20 30। माई बॉक्स 2 डॉट वॉल्यूम -1, क्योंकि इसकी वैल्यू थी -1 -1 -1। माई क्यूब वॉल्यूम इज 343, जिसकी वैल्यू थी 7 7 और 7। Okay, our next topic is how to pass objects to the method. बेसिकली हम ये देख चुके हैं कि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, तो जितने भी अपने एग्जांपल किए मेथड्स में हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है वो पास किए हैं। ठीक है, यानी इंटीजर पास करवाया है या डबल रिटर्न करवाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम मेथड्स को जो है वो ऑब्जेक्ट पास करवाएंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप जब मेथड को पास होती हैं तो वो पास बाय वैल्यू होती हैं, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो ऑब्जेक्ट आर पास बाय रेफरेंस। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। पहली चीज, एक तो हम ऑब्जेक्ट पास कैसे करवाते हैं मेथड्स के अंदर, उसके बाद जब हम ऑब्जेक्ट पास करवाते हैं तो वो पास बाय रेफरेंस जो है वो ट्रू होते हैं, या कॉल बाय रेफरेंस जो है वो क्यों होते हैं। रेफरेंसेस तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बेसिकली हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे होते हैं, जिसको हम रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। ये तो बेसिकली जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता है, एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होता है जिसके पास एड्रेस होता है उस ऑब्जेक्ट का। तो बेसिकली जब हम ऑब्जेक्ट पास करवाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट ही पास करवा रहे होते हैं, हम वही रेफरेंस जो है या वही एड्रेस जो है मेथड को पास करवा रहे होते हैं।
ठीक है। ये इसीलिए ऐसे होता है क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट का नाम एक एड्रेस होता है। इसकी वजह से जब हम वो एड्रेस जब हम ऑब्जेक्ट पास करवाते हैं मेथड को, तो मेथड के पास वो बेसिक ऑब्जेक्ट नहीं, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है वो मेथड को पास होता है। इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। इसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज करेंगे मेथड के अंदर, ठीक है, चेंजेस टू द ऑब्जेक्ट इनसाइड मेथड मीन आप मेथड के अंदर कोई चेंज कर रहे हो, ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो चेंज एक्चुअल ऑब्जेक्ट में भी जो है वो हो जाएगी। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा सही समझते हैं। जैसे अगेन न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर फिर अगेन न्यू क्लास, फर्स्ट क्लास तो आप जो है उसका नाम हम टेस्ट रख रहे हैं, ठीक है, टेस्ट क्लास है। ठीक है, और टेस्ट क्लास में जो है वो हम ये कोड जो है वो रख रहे हैं। अभी सबसे पहले जो है वो हमने इसके अंदर दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, इंटीजर ए एंड बी। देन देयर इज अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो आई और जे की वैल्यू ले और आई की वैल्यू जो है वो ए में कॉपी कर दे और जे के अंदर जो है बी के अंदर जो है वो जे की वैल्यू कॉपी कर दे। सो हमने एक ही कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है यहाँ पे। देन हमने एक मेथड क्रिएट किया है, जो मेथड रिटर्न कर रहा है बुलियन, ठीक है, आइदर ट्रू और फॉल्स। और मेथड जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ आर्गुमेंट दे रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट को एज अ आर्गुमेंट देने के लिए, जो हम डेटा टाइप से करते थे कि सबसे पहले हमें डेटा टाइप देनी है, उसके बाद हमें वेरिएबल का नाम देना है। यानी हम यहाँ लिखते थे इंटीजर ए, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप थी, ए वेरिएबल का नाम था। अब उसके बजाय आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, क्लास का नाम एज अ डेटा टाइप यूज करोगे। हमें किस क्लास को ऑब्जेक्ट भेजना है, इसको टेस्ट क्लास का, तो टेस्ट यहाँ पे एज अ डेटा टाइप यूज करोगे और ओ क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम। अच्छा, इसके बाद मेथड का नाम हमने रखा इक्वल। फिर एक कंडीशन लगाई है कि इफ ओ डॉट ए इज इक्वल टू ए एंड ओ डॉट बी इज इक्वल टू बी। ओके, यहाँ हमारे पास यहाँ पर दो एज है, एक ओ डॉट ए है और एक जो है वो ए है। ये सिंबल वाला ए तो ये रहा, ठीक है, यानी ये उस ऑब्जेक्ट का होगा जो इस मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, तो उसका क्या होगा, कौन सा मेथड, कौन सा ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा, ये हम जब कोड में कुछ सिनेरियो रन करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। और दूसरा एक इसका है ओ का है, वो ऑब्जेक्ट जो हमने इस मेथड को पास करवाया है। तो इसको एग्जाम्पल में देखते हैं सिनेरियो में, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। और दूसरी कंडीशन हम चेक की, ओ डॉट बी इज इक्वल टू बी, यानी ये ए और ये अगर आपस में मैच कर जाएं, या ये बी और बी अगर आपस में मैच कर जाएं तो रिटर्न कर दे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर दे फॉल्स। ठीक है, तो जब ये दो कंडीशन ट्रू होगी तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, अगर इनमें से एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो। नाउ असल चीज हम सही प्रॉपर्ली उसको समझ पाएंगे जब हम इसको किसी सिनेरियो में यूज करें। एक और क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम हम रखते हैं पास ओबी और इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन जो है वो मौजूद होता है। ओके, नाउ टू टेस्ट दिस कोड हमने टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं तीन। टेस्ट क्लास का पहला ऑब्जेक्ट OB1, टेस्ट क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट OB2 और टेस्ट क्लास का तीसरा ऑब्जेक्ट OB3। पहला ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने पास किया है 122 OB1 को, OB2 जो हमने क्रिएट किया है 122 सेम वैल्यू के साथ, और OB3 जो है वो हमने क्रिएट किया -1 और -1 के साथ। देन हम ये मालूम करना चाह रहे हैं क्या OB1 OB2 के बराबर है, ठीक है, ये मैसेज हमने प्रिंट करवाया और फिर हमने ये मेथड कॉल किया है इस तरीके से। ये मेथड देखा था हमने, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब यहाँ पे हमें ये सिनेरियो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये ओ डॉट ए किसका है और ये ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इस इक्वल्स मेथड को किसने कॉल किया है, इस इक्वल्स मेथड को OB1 ने कॉल किया है। ठीक है, तो ये इस वक्त पर्टिकुलरली ये किसके लिए इक्वल्स मेथड चलेगा, OB1 के लिए।
OB1 में A की वैल्यू क्या है 100 और B की वैल्यू क्या है 22। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि OB1 जब क्रिएट होगा तो उसमें A जो है वो आपका 100 होगा और आपका B जो है वो 22 होगा। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब हमने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी वैल्यूज ये होंगी। नाउ जब आप OB1 इक्वल्स कॉल कर रहे हो और उसको पास क्या करवा रहे हो OB2। ठीक है, तो OB2 की वैल्यूज क्या है, OB2 में A जो है अगेन आपका 100 है और B जो है वो आपका 22 है। ये आप लिखोगे नहीं प्लीज, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे मेमोरी में। तो जब आप OB1 डॉट इक्वल टू कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे ये A किससे रिप्लेस हो जाएगा 100 से। ये किसका A होगा, OB1 का A होगा। क्यों, क्योंकि किस मेथड ने इसको कॉल किया है OB1 में। और ये B जो है ये किसका होगा, अगेन ये भी OB1 का, मीन्स ये इसकी वैल्यू होगी 20। फिर पास क्या करवाया आपने OB2। ठीक है, तो यहाँ पे समझो ये O रिप्लेस हो जाएगा OB2 से और जब ये A O रिप्लेस हो गया OB2 से तो यहाँ पे भी OB2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 100 है और यहाँ पे भी OB2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 20 है। नाउ प्लीज अपने कोड को इस तरीके से चेंज मत करना, लेकिन ये सिर्फ इस पर्टिकुलर सिनेरियो को समझाने के लिए मैं वैल्यूज रिप्लेस कर रही हूँ कि यहाँ ये फंक्शन कॉल किसने किया OB1 ने। तो खाली A जो थे उसकी जगह क्या आ जाएगा OB1 के A और OB1 के B। और पास क्या करवाया हमने OB2, तो O की जगह OB2 जब आ गया तो O डॉट A की जगह OB2 डॉट A की वैल्यू आ गई और O डॉट B की जगह OB2 डॉट B की वैल्यू जो है वो आ गई। तो लेट्स गेट बैक टू ओरिजिनल कोड, तो इसी तरह से लिखिएगा। ठीक है, तो नाउ उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी और उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, तो आपको रिटर्न करेगा ट्रू। तो रन करते हैं। ठीक है, तो हमें OB1 इज इक्वल टू OB2 में क्या रिटर्न कर दिया इसने, ट्रू। नाउ सेकेंड टाइम हमने क्या किया, OB1 और OB3 को कंपेयर किया। ठीक है, तो अगेन ये मेथड कॉल किसके लिए हुआ है, OB1 के लिए। तो यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो होंगी 100 और B की वैल्यू क्या होगी 20। लेकिन आप पास क्या करवा रहे हो, आप पास करवा रहे हो यहाँ पर OB3 एज आर्गुमेंट। एज आर्गुमेंट यहाँ पे OB3 आ रहा है, तो इस O की जगह क्या हो जाएगा OB3। ठीक है, तो OB3 का A जो है वो है -1 और OB3 का B जो है वो भी है -1। फिर वैल्यू फॉल्स हो गई। ठीक है, ये भी इक्वल्स नहीं है, ये भी इक्वल्स नहीं है, तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। लेकिन ये हम सिर्फ सिनेरियो को रिफ्रेश करने के लिए वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। अदरवाइज जब ये कोड चलेगा तो ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज होंगी। ठीक है, जब आप खुद ही करेगी ये, आपको करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो बेसिकली हम सिनेरियो से डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो में ये कोड किस तरीके से बिहेव करेगा। तो जब OB1 इक्वल टू OB3 हम कंपेयर करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। Okay, now let's see another example of passing object. So again यहाँ पे न्यू क्लास क्रिएट करो। ठीक है, और क्लास का नाम हम रखेंगे बॉक्स, मेन मेथड इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो अपनी क्लास बॉक्स में कोड ये सेम कोड है, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वही विड्थ हाइट डेप्थ है, लेकिन इसमें एक दफा एक नया कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है बजाय दूसरी वैल्यू से। बाकी कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं पहले। हमारा वही कंस्ट्रक्टर जो 3 पैरामीटर्स ले रहा है, W H और D। W की वैल्यू विड्थ में, H की वैल्यू हाइट में और D की वैल्यू डेप्थ में। हमारा खाली कंस्ट्रक्टर जो कि -1 दे रहा है। हमारा एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर जो कि डबल लेंथ ले रहा था और क्यूब क्रिएट कर रहा था। ठीक है, और हमारा वही वॉल्यूम वाला मेथड जो कि वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके रिटर्न करता है। लेकिन नई चीज क्या आई है इसमें, नई चीज आई है ये कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी मेथड है, तो जिस तरीके से मेथड को ऑब्जेक्ट पास करवाते हैं
उसी सेम तरीके से हम कंस्ट्रक्टर्स को भी ऑब्जेक्ट पास करवा सकते हैं। तो बेसिकली आगे इनकी एग्जांपल्स देखते जाएंगे हम और बढ़ती जाएंगे। इस वक्त हमने इसको एक ऑब्जेक्ट पास करवाया है किस क्लास का, बॉक्स का, क्योंकि अपनी ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसको पास करवाने के लिए कहा है कि बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करे ओबी, और ओबी जो है वो यहाँ पर आ जाए। फिर हमने क्या किया है कि जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी विड्थ जो है वो इसकी विड्थ में चली जाए, जो भी हाइट आ रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट की वो इस हाइट में चली जाए, और जो भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ आ रही है वो इस डेप्थ में चली जाए। यहाँ पे ये विड्थ अलग होगी और ये इसमें कॉपी हो जाएगी, ये हाइट अलग होगी लेकिन इसमें कॉपी हो जाएगी, ये डेप्थ अलग होगी लेकिन इसमें कॉपी हो जाएगी। ये किससे, इस विड्थ की हाइट की डेप्थ की वैल्यू क्या होगी, किस पे डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट पास करवाया है। जो ऑब्जेक्ट पास होगा उसकी विड्थ हाइट और डेप्थ जो है वो इस ऑब्जेक्ट की विड्थ हाइट और डेप्थ में कॉपी हो जाएंगी। इस ऑब्जेक्ट में जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो पिछले ऑब्जेक्ट की वैल्यू देकर ही क्रिएट हो जाएगा, उस जैसा ही क्रिएट होगा। नाउ दूसरी क्लास लिखते हैं। सेकंड क्लास क्रिएट करने के अगेन राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्लास का नाम हम रख देते हैं बॉक्स डेमो अगेन, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इसमें ऐड कर देते हैं फिनिश। ठीक है, यहाँ पे हमें अपना कोड लेके आना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉक्स P1 क्रिएट किया, बॉक्स 1 बाय यूजिंग 3 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसमें 3 पैरामीटर्स हों। बॉक्स माई बॉक्स 2 क्रिएट किया है जिसमें खाली वाला 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर। माई क्यूब गेम 7, ये पिछली एग्जाम्पल की हुई है। तो ये 1020 विथ 10 हाइट 20 और डेप्थ 50, इसमें हो जाएगी विथ हाइट और डेप्थ -1 -1 -1, इसमें हो जाएंगी विथ हाइट और डेप्थ 7 7 और 7। फिर हमने एक माई क्लोन क्रिएट किया था, ठीक है, माई क्लोन ही कि वो किसी बॉक्स का क्लोन बने। ठीक है, उसका नाम क्या हो, माई क्लोन, और वो किसका क्लोन बने, माई बॉक्स 1 का। यहाँ कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, हमने क्या पास करवाया है, माई बॉक्स 1। ठीक है, तो ये जब चलेगा तो ये माई बॉक्स 1 से रिप्लेस हो जाएगा। और माई बॉक्स 1 की विड्थ हाइट क्या है, विड्थ जो है वो 10 है, हाइट 20 और डेप्थ 15 है। तो ये 10 हो जाएगी विड्थ, हाइट 20 हो जाएगी और ये जो है वो 15 हो जाएगी। तो माई क्लोन की वही वैल्यूज होंगी जो माई बॉक्स 1 की वैल्यूज थी। फिर हमने सिंपली तीनों का जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट किया इसी तरीके से और उसको प्रिंट करवाया। तो रन करते हैं, माई बॉक्स 1 का वैल्यूम फिक्स कर दिया 3000, माई बॉक्स 2 का -1 और माई का क्यूब का जो है वो 343। लेकिन क्लोन जो हमने बनाया था वो किसकी कॉपी थी, माई बॉक्स 1 की, तो उसकी वही वॉल्यूम आया है जो माई बॉक्स 1 का वॉल्यूम आया। तो हमने यहाँ वॉल्यूम कैलकुलेट किया माई क्लोन डॉट वॉल्यूम, लेकिन हमें रिजल्ट वही मिला है जो माई बॉक्स 1 का जो है वो वॉल्यूम है। तो बेसिकली हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है जो कि एक ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकता है। तो इस सेम प्रोग्राम के अंदर आप पिछला टॉपिक भी रिवाइज कर रहे हो विच इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो रही है, वी हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। और हमने इसके अंदर ये चीज भी कवर की कि हम किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्टर को पास करवा सकते हैं। तो पासिंग ऑब्जेक्ट में बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ क्लास का नाम देना है और ऑब्जेक्ट का नाम देना है, और चाहे मेथड हो या कंस्ट्रक्टर हो, दोनों में बाकी उसको एक्सेस करने का तरीका जो है वो सेम रहेगा। जब आपने ऑब्जेक्ट पास करवा दिया तो उस ऑब्जेक्ट की जो मेथड्स और उस ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल तो हमें एक्सेस इसलिए अलाउ है इजीली क्योंकि हम सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं इस क्लास के अंदर। आगे जब हम डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज करेंगे तो हमें एक्सेस का यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन उस एक्सेस के प्रॉब्लम हम आगे डिस्कस करते हैं कि उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट वन मोर एग्जांपल। ओके, अगेन आप सोर्स पे राइट क्लिक करो और न्यू क्लास जो है वो क्रिएट करो। क्लास का नाम हम टेस्ट रख रहे हैं, टी कैपिटल है, और उसमें मेन मेथड जो है वो नहीं है। ठीक है, क्लास का कोड जो है वो ये है,
जिसके अंदर हमने एक मेथड क्रिएट किया है विद नेम मैप, और इंटीजर आई और इंटीजर जे जो है वो उसमें पास करवाएं, और आई एंड जे की वैल्यू हम यहाँ पे चेंज करें। तो वी हैव यूज अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो क्या करेंगे, आई की वैल्यू को चेंज कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 2, और जे की वैल्यू को चेंज कर देंगे बाय डिवाइडिंग इट विद 2, यानी जे की वैल्यू जो है वो न्यू क्या होगी, जे से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी जे, और जो नई वैल्यू बनेगी वो जे में सेव हो जाएगी। तो बेसिकली वी आर चेंजिंग आई एंड वी आर चेंजिंग जे। अच्छा, फिर एक क्लास और क्रिएट करते हैं। लेट्स सी, इस क्लास का नाम हम डेमो रख देते हैं, और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन जो है वो हमें चाहिए, तो उसे टिक कर दो एंड फिनिश कर दो। एंड कोड, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है, तो कोड जो है वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पहली क्लास को थोड़ा ऑब्जर्व कर लिया हमने, जिसमें एक मेथड है जो कि आई और जे की वैल्यू को जो है वो चेंज कर रहा है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट क्लास पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो वेरिएबल क्रिएट किए ए एंड बी, एंड वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर द फंक्शन कॉल। उसके बाद हमने मेथड को कॉल किया और उसको ए बी जो है वो असाइन कर दिया, एंड देन वी हैव प्रिंटेड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर द कॉल। So just to show you, this is an example of pass by value. पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि जब आप दो वेरिएबल जो है वो पास करवाते हो, लाइक ए एंड बी, आपने इस मेथड को ए एंड बी पास किए, तो इस मेथड के अंदर ये आई एंड जे दो अलग वेरिएबल बनेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आई के अंदर जो है वो ए की वैल्यू चली जाएगी, जे के अंदर जो है वो बी की वैल्यू चली जाएगी, एंड देन आई एंड जे यहाँ इंटायरली डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। जब हम आई और जे को चेंज करेंगे तो यहाँ ए और बी की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब ए और बी आप प्रिंट करवाओगे तो उनकी वैल्यू वही रहेंगी जो मेथड कॉल करने से पहले है। तो आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो ए एंड बी बिफोर कॉल 15 एंड 20 है, एंड ए बी आफ्टर कॉल भी 15 एंड 20 है, यानी आई और जे की वैल्यू में जो भी डिफरेंस आया उसका असर ए और बी पे नहीं पड़ा। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ पास बाय रेफरेंस। Okay, now we have changed the code slightly. थोड़ा सा कोड को हमने चेंज किया, ठीक है। नंबर वन, हमने इसमें दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं क्लास के अंदर, ए एंड बी, एंड देन वी हैव क्रिएटेड आवर कंस्ट्रक्टर जो कि आई और जे की वैल्यू ले रहा है, और आई की वैल्यू ए में डाल रहा है और जे की वैल्यू जो है वो बी में डाल रहा है, जस्ट टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइज। उसके बाद मेथड कॉल किया, ठीक है, और मास्टर मेथड को हम टेस्ट ओ, क्या है, ऑब्जेक्ट है, मेथड को हम पास करवा रहे हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट पास हो, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का ए को चेंज कर दे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, और उसके बी को चेंज कर दे, उसको डिवाइड कर दे 2 से, ठीक है। देन हियर नंबर वन वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया ओपी का, और उसको वैल्यूज दी है 15 एंड 20। 15 वैल्यू आपकी चली जाएगी ए में और 20 वैल्यू आपकी चली जाएगी बी में। उसके बाद हमने ओ एंड बी को, ओ ओ बी के ए को और ओ बी के बी को जो है स्क्रीन पर रन करवाया। उसके बाद हमने ओ बी डॉट मैथड कॉल किया और उसको ओ बी जो है वो पास करवा दिया, ठीक है। ओ बी पास करवाने के बाद हमने यहाँ पे फिर से ओ बी डॉट ए एंड ओ बी डॉट बी को प्रिंट करवाया। तो जस्ट टू शो यू कि अब जो है वो आपके पास 15 एंड 20 वैल्यू थी, ठीक है, लेकिन अब जब इसको रन करोगे, ठीक है, रन करते हैं इसको, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू बिफोर कॉल जो है वो 15 एंड 20 थी, नहीं, जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने उसकी वैल्यू दी 15 एंड 20, देन इस मेथड को हमने क्या पास करवा दिया, वो ऑब्जेक्ट पास करवा दिया। मेथड ने हमें कुछ रिटर्न नहीं किया, मेथड ने सिर्फ ये किया कि आपने जो ऑब्जेक्ट पास करवाया है, ठीक है, उसके ओ ए को और उसके बी को जो है वो चेंज कर दो, ठीक है। तो नाउ जस्ट टू शो यू दैट कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओ, लेकिन यहाँ जो ऑब्जेक्ट हमने पास करवाया वो ओ बी है, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट पास बाय रेफरेंस होते हैं, तो ये क्या करेगा कि ये ओ बी अपना एड्रेस दे देगा इस ओ को। सो इस ओ के अंदर जो भी चेंज होगी, ठीक है, जो भी चेंज करेगा ये
अपने वेरिएबल्स के अंदर, वो चेंज ऑटोमेटिकली इस ओबी में भी हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट का पास बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट जब हम पास करवाते हैं तो उस तरफ जो ऑब्जेक्ट उसको कैच कर रहा होता है वो बेसिकली उसके पास एड्रेस जाता है। सो बेसिकली यहाँ ओबी और यहाँ जो पैरामीटर है ओ, वो एक ही ऑब्जेक्ट के दो नाम बन जाएंगे। ठीक है, मेमोरी में वो ऑब्जेक्ट एक ही जगह पड़ा होगा लेकिन उसके दो डिफरेंट नाम हो जाएंगे। सो जो चेंज ओ में आएगी वही सेम चेंज हमें ओबी में भी नजर आएगी। तो इसलिए हमें ओबी की ए की वैल्यू मिल रही है 30 और ओबी के बी की वैल्यू मिल रही है 10। सो जस्ट टू शो यू कि ऑब्जेक्ट जो है वो होते हैं पास बाय रेफरेंस। ठीक है, कि जब आप मेथड पे कोई ऑब्जेक्ट पास करवाते हो तो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस या उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस उस पैरामीटर के पास चला जाता है। तो पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट के दो डिफरेंट नेम होते हैं। तो आप इसमें जो चेंज करोगे इस ओ में, वो ऑटोमेटिकली इस ओ में भी हो जाएगी। सो वी डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग, हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाया। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की, हमने ओ के ए को चेंज किया, ओ के बी को चेंज किया, तो ये चेंज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी इस ओबी के अंदर और इस ओबी का ए और इस ओबी का बी भी चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स चेंज दिस प्रोग्राम स्लाइटली। इसी प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करके हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि हम एक मेथड से ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, तो जस्ट सिंपल क्लास है जिसमें एक ही वेरिएबल है, एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, जो उस वेरिएबल को वैल्यू जो है वो असाइन कर रहा है। देन वी हैव क्रिएटेड दिस मेथड। ठीक है, मेथड का नाम है इंक्रीमेंट बाय 10। जस्ट टू शो यू द सिंटैक्स, ठीक है, सिर्फ सिंटैक्स जरूरी है, उसके बाद आप जिस तरीके का भी कोड लिखोगे, ठीक है, उसमें यही वे यूज करोगे किसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाने के लिए। इस मेथड के आर्ग्यूमेंट्स तो कोई नहीं है, लेकिन इस मेथड की रिटर्न टाइप क्या है? टेस्ट। मीन्स कि अपनी ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करवा सकता है। तो हमने क्या किया है, एक टेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्टर इसी क्लास का कॉल हुआ है, या इन्हीं क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और a प्लस 10 जो है वो वैल्यू देगा। नाउ a की वैल्यू कहाँ से आएगी? a की वैल्यू रिंग से आएगी, यानी इस ऑब्जेक्ट के पास जो भी a की वैल्यू होगी वो a की वैल्यू में 10 प्लस करेगा और एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का नाम होगा 10। और फिर हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं? रिटर्न 10, यानी ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाए। अगर तो मेन का कोड देखते हैं। मेन में आपने, इससे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मेन में एक आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया OB1, इसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल किया और कंस्ट्रक्टर में वैल्यू दी है 2। ठीक है, सो इट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट जिसमें a की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। सो OB1 के a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगी। देन आपने ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया। उसके बाद क्या किया है? OB2 इज इक्वल टू OB1 डॉट इंक्रीमेंट बाय 10। अब OB1 में हमने डिस्कस कर लिया कि OB1 के a की वैल्यू जो है वो क्या थी? 2। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टेप में ऑब्जेक्ट 1 जो है उसका A2 होगा। लेकिन जैसे ही हम ये मेथड कॉल करेंगे इंक्रीमेंट बाय 10, इंक्रीमेंट बाय 10 क्या करेगा? यहाँ पर a को रिप्लेस करेगा 2 से, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमने इसको कॉल किया है उस ऑब्जेक्ट की a की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ 2 प्लस 10 वैल्यू क्या जाएगी? ये रिप्लेस हो जाएगी 12 से। कंपाइलर खुद ही करेगा ये। ठीक है, वैल्यू 12 से रिप्लेस हो जाएगी और ये जो टेम्प क्रिएट होगा इसमें a की वैल्यू क्या होगी? 12 होगी। ठीक है, इस स्टेप के बाद आपको जब आप ऑब्जेक्ट में OB1 और OB2 की वैल्यू प्रिंट करवाओगे तो एक की वैल्यू तो आपको 2 मिलेगी लेकिन दूसरे की वैल्यू आपको मिलेगी 12। देन OB2 को आपने फिर से दोबारा इंक्रीमेंट बाय 2 किया है। बाय दिस टाइम आपने क्या किया? OB2 डॉट इंक्रीमेंट बाय 10। यहाँ आप OB2 के a की वैल्यू क्या है? 12 है। ठीक है, तो जब अब ये कोड दोबारा चलेगा, इंक्रीमेंट बाय 10 का फंक्शन दोबारा चलेगा, तो इस वक्त किस ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा? OB2 के लिए। जब अब OB2 के लिए ये इस मेथड को कॉल करेगा तो यहाँ a की वैल्यू क्या रिप्लेस हो जाएगी? 12 और 12 प्लस 10। देन उस न्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं बाय प्रिंटिंग इट्स a। ओके, नाउ इसको रन करते हैं, इसकी वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, सो OB1 डॉट a की वैल्यू स्टार्टिंग में आई 2,
जब हमने फंक्शन कॉल किया, जो न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ OB2, इसकी वैल्यू बन गई 12, ठीक है। एंड देन OB2 आफ्टर सेकेंड इंक्रीज हमारे पास क्या हो गया 22। तो बेसिकली इसकी वैल्यू 12 थी, 12 प्लस अगेन 10 हुआ, तो वैल्यू जो है वो बन गई 22। तो ये तीन वैल्यूज जो है वो प्रिंट करेगा। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होगा, आपको मेथड से पहले आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट आप रिटर्न करवाना चाहते हैं। एंड देन आखिर में इस क्लास के मेथड के अंदर, मतलब यूजली हम कोई ऐसी कोड लिखेंगे जाके वहाँ एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ठीक है, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। जब ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हम रिटर्न और उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे आपके पास कैच करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास OB2 यानी एक नया ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास पहले कोई रेफरेंस ना हो, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भेजे यानी जो एड्रेस भेजे वो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के पास आकर सेव हो सके। तो बस इतना सा ही सिंटैक्स यूज करना होता है कि हम किसी मेथड से एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करवा सकें। Okay, now next topic to discuss is access specifier। ठीक है, इनको हम डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जावा के अंदर डेटा दो तरीके का होता है, ठीक है। एक तो वो डेटा जो आप मेथड के अंदर यूज कर रहे हो, जो कि लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है, या लोकल डेटा के नाम से पहचाना जाता है। दूसरा टाइप का डेटा जो है वो है इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, या क्लास मेंबर्स, क्लास डेटा मेंबर्स, जिनको हमने अब डिस्कस किया, जिनकी आपने जगह देख ली कि वो मेथड से बाहर आते हैं, ठीक है। यदि हम क्लास क्रिएट करते हैं उसके बाद हम उन मेंबर्स को डिफाइन करते हैं और उसके बाद फिर मेथड डिफाइन करना शुरू करते हैं। तो वो जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो मेंबर्स और मेथड और क्लासेस, इन तीनों को हम जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर्स इनके पीछे लगा सकते हैं, जो कि हमने सिंटैक्स में भी डिस्कस किए थे कि वो ऑप्शनल है, ठीक है। बाय अगर आप नहीं एक्सेस स्पेसिफायर लगाते तो मैंने कहा था कि बाय डिफॉल्ट जो है वो डिफॉल्ट एक्सेस जो है वो यूज होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर का काम क्या है, मेथड्स को और डेटा मेंबर्स को उनकी हद बताना कि वो कहाँ तक विजिबल है या कहाँ तक एक्सेस हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला मॉडिफायर जो है वो है पब्लिक, ठीक है। पर्सनली पब्लिक जब आप एक्सेस मॉडिफायर लगाते हो तो इसका मतलब होता है कि वो सेम क्लास एंड एनी अदर क्लास, ठीक है, ऑल द क्लासेस, उनमें एक्सेस हो सकता है। तो जब आप किसी चीज को, किसी मेथड को या किसी डेटा मेंबर को पब्लिक कर देते हो तो वो पब्लिक मेंबर जो है वो सारी क्लासेस में एक्सेस हो सकते हैं। नंबर 2, प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट कीवर्ड किसी भी मेथड या वेरिएबल से पहले लगाने से क्या होगा कि वो वेरिएबल या वो मेथड सिर्फ उस क्लास के अंदर ही इस्तेमाल होंगे जिस क्लास के अंदर वो है, ठीक है, यानी वो क्लास की बाउंड्री के अंदर कैद हो जाएंगे, उसके बाहर वो एक्सेस नहीं हो सकेंगे। प्रोटेक्टेड को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम नेक्स्ट इनहेरिटेंस के बाद देखेंगे। लेकिन प्रोटेक्टेड में क्या होता है, जब आप प्रोटेक्टेड एक्सेस देते हो तो आपके जो मेंबर्स हैं वो सेम क्लास में यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सब क्लासेस के अंदर यूज हो सकते हैं। अब सब क्लासेस जो है वो सेम पैकेज की भी हो सकती है या डिफरेंट पैकेज की भी हो सकती है। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम आगे समझते हैं, ठीक है, कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। एंड लास्ट विच वी आर ऑलरेडी यूजिंग इज नो मॉडिफायर, जो कि डिफॉल्ट एक्सेस हम यूज कर रहे हैं जिसमें मॉडिफायर नहीं लगा रहे। जब आप डिफॉल्ट एक्सेस यूज करते हो तो आपके जो एक्सेस है वो सिर्फ उन्हीं मेथड्स तक रहता है जो कि सेम पैकेज के अंदर है। तो हम आगे पैकेजेस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि किस तरीके से इन एक्सेस को आप पैकेजेस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ना इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। नंबर 1, पब्लिक, ठीक है। पब्लिक इज एक्सेसिबल एवरीवेयर विद इन क्लास, ऑब्वियसली एक पैकेज के अंदर, यस।
सेम पैकेजेस की सब क्लासेस के अंदर यस, डिफरेंट पैकेजेस की सब क्लासेस के अंदर यस, एंड ग्लोबल मीन्स एवरीवेयर, ठीक है। और भी क्लासेस जो कि सब क्लासेस ना हो, ऐसी क्लासेस जो कि दूसरे पैकेजेस के अंदर हो, वहां पे पब्लिक एक्सेस हो सकता है। सो पब्लिक इज सिंपल, पब्लिक इज एक्सेसिबल एवरीवेयर, ठीक है। यानी अगर मल्टी पैकेज प्रोग्रामिंग भी आप कर रहे हो, दो से एक से ज्यादा पैकेजेस भी हैं आपके प्रोग्राम के अंदर, तब भी पब्लिक एक्सेस का जब आप लगाते हो तो मेथड हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, एक्सेस हो सकता है। नंबर 2, प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्रोटेक्टेड विद इन क्लास हो सकता है, यानी जिस क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड मेथड हो या वेरिएबल्स हो, उस क्लास के अंदर तो यूज हो ही जाते हैं। देन विद इन पैकेज हर जगह एक्सेस हो जाता है, यानी विद इन पैकेज अगर आपके पास दूसरी क्लासेस भी हैं और वो सब क्लासेस भले ना हो, कि वो भले सब क्लासेस ना हो, तब भी विद इन पैकेज एक क्लास के और दूसरी क्लास के बीच में प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेसिबल है। फिर सेम पैकेजेस की सब क्लासेस वहां पे भी ऐसे, और आउटसाइड पैकेजेस की सब क्लासेस वहां पे भी अलाउ, यानी एक ऐसी सब क्लास, ठीक है, जो इनहेरिटेड क्लास हो या चाइल्ड क्लास हो, जो कि दूसरे पैकेज के अंदर हो, प्रोटेक्टेड वहां पे भी एक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर एक क्लास दूसरे पैकेज में है और वो चाइल्ड क्लास नहीं है, तो वहां पे प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है वो एक्सेस नहीं हो सकते। नाउ डिफॉल्ट, जिसको हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिफॉल्ट के अंदर अगर आप विद इन क्लास यूज कर रहे हो, यस एक्सेस हो सकता है। विद इन पैकेज सारी क्लासेस के अंदर, यस एक्सेस हो सकता है। सब क्लासेस के अंदर भी एक्सेस हो सकता है, लेकिन विद इन पैकेज। लेकिन आउटसाइड पैकेज, चाहे वो सब क्लास हो या चाहे वो दूसरी क्लासेस हो, डिफॉल्ट एक्सेस वाले वेरिएबल्स या मेथड एक्सेस नहीं हो सकते। नाउ प्राइवेट इज अगेन सिंपल, एक क्लास के अंदर तो प्राइवेट इस्तेमाल हो सकता है, जिस क्लास के अंदर आपने प्राइवेट वेरिएबल यूज किया है, उस क्लास के अंदर जितने मेथड्स हैं, जितना भी एरिया है, वहां पे प्राइवेट वेरिएबल्स एक्सेस हो सकते हैं। लेकिन आउटसाइड क्लास एवरीवेयर, ठीक है, चाहे वो सेम पैकेज हो या डिफरेंट पैकेज हो या सब क्लासेस हो, हर जगह जो है वो एक्सेस नॉट अलाउड। इसको थोड़ा पिक्चरिकल देखते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं ना। सबसे पहली बात, जावा के प्रोग्राम पैकेजेस में डिवाइड होते हैं। पैकेजेस आर जस्ट लाइक फोल्डर्स, ठीक है, जैसे हम डायरेक्टरीज बनाते हैं, फोल्डर्स बनाते हैं, इसी तरीके से हम जावा के अंदर पैकेजेस बना सकते हैं जो कि फोल्डर का काम ही कर रहे होते हैं। एक पैकेज में एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। यू कैन हैव मोर देन वन क्लासेस इन अ सिंगल पैकेज, ठीक है। एक पैकेज में एक से ज्यादा क्लासेस होती हैं, तो वी कैन हैव मल्टीपल पैकेजेस, यानी समझो दो फोल्डर्स है, इसके अंदर भी कुछ क्लासेस हैं और इसके अंदर भी कुछ क्लासेस हैं। नाउ सबसे पहले डिस्कस करते हैं पब्लिक मेंबर्स में। पब्लिक मेंबर्स आर एक्सेसिबल एवरीवेयर, ठीक है, यानी पैकेजेस के बिटवीन ही, यानी अगर कोई यहाँ पे पब्लिक मेंबर है तो वो इधर भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है, वो इस क्लास में भी एक्सेस हो सकता है, वो इस क्लास में भी एक्सेस हो सकता है। इट कैन बी एक्सेस एवरीवेयर, ठीक है, हर क्लास के हर मेथड के अंदर पब्लिक मेंबर्स एक्सेस हो सकते हैं। नंबर 2, प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। प्राइवेट मेंबर्स आर ओनली एक्सेसिबल विद इन सेम क्लास, ठीक है। प्राइवेट मेंबर सिर्फ उसी क्लास के अंदर एक्सेस हो सकते हैं जहाँ पे वो हैं, ठीक है। उसके बाहर प्राइवेट मेंबर्स आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर क्लास ए के अंदर हमने प्राइवेट मेंबर्स कुछ बनाए हैं, चाहे वो डेटा मेंबर्स हो या मेथड्स हो, वो सिर्फ क्लास ए के अंदर ही रह सकते हैं, क्लास ए से बाहर नहीं जा सकते। नाउ इसके बाद हमारे डिफॉल्ट मेंबर्स, ठीक है। डिफॉल्ट मेंबर्स आप विद इन पैकेज यूज कर सकते हो, ठीक है, यानी क्लास ए है, यहाँ भी डिफॉल्ट मेंबर्स यूज हो जाएंगे, क्लास सी में भी हो जाएंगे और क्लास डी में भी हो जाएंगे, डिपेंड्स कि हमने कहाँ बनाया है। अगर फॉर एग्जांपल हमने क्लास सी में कोई डिफॉल्ट मेंबर बनाया है तो वो क्लास ए में भी यूज होगा, क्लास बी में भी यूज हो सकता है, हर जगह एक्सेस हो सकता है, ठीक है। उसको हम ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इस एक्सेस को हम डिस्कस करते हैं कि हम एक्सेस करने का क्या तरीका है, ठीक है, और कहाँ रिस्ट्रिक्शन आती है, उस रिस्ट्रिक्शन को प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली डिफॉल्ट मेंबर्स विद इन पैकेज जितनी भी क्लासेस हैं हर जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। नाउ थर्ड, सॉरी फोर्थ, आपके प्रोटेक्टेड मेंबर्स। नाउ फॉर एग्जांपल क्लास के अंदर एक अगर प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, तो वो प्रोटेक्टेड मेंबर सब क्लासेस में यूज हो सकते हैं, ठीक, और दूसरी क्लासेस में यूज कर सकते हैं जो उस पैकेज के अंदर हो। इसके अलावा वो उन क्लासेस में यूज हो सकते हैं
जो कि चाइल्ड क्लासेस हों लेकिन किसी दूसरे पैकेज के अंदर हो, लेकिन उनका फोल्डर डिफरेंट हो, लेकिन स्टिल वो हमारी क्लास ए की चाइल्ड क्लास है। इसको अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हम ये एक्सेस क्यों देते हैं और क्या इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, नंबर 1, जब आप खाली यहाँ पे इंटीजर ए क्रिएट कर रहे हो तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसको डिफॉल्ट एक्सेस मिला हुआ है, यानी नो स्पेसिफायर। अगर आपने किसी वेरिएबल को पब्लिक स्पेसिफाई करना हो तो आप लिखोगे पब्लिक इंटीजर बी, ये एक पब्लिक वेरिएबल बन जाएगा। अगर आपने किसी वेरिएबल को प्राइवेट करना है तो प्राइवेट इंटीजर सी जो है वो एक प्राइवेट मेथड बन जाएगा। नाउ ये दो वेरिएबल्स जो है वो क्लास के बाहर एक्सेस हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो वेरिएबल है ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। तो अगर हमें सी को वैल्यू देनी हो, ठीक है, तो हमें कंस्ट्रक्टर या कोई ऐसा मेथड क्रिएट करना पड़ेगा जो सी को एक्सेस कर सके। वो मेथड कहाँ होगा? वो मेथड इसी क्लास के अंदर होगा। तो फॉर एग्जांपल हमने एक मेथड क्रिएट कर दिया वॉइड सेट सी, ठीक है, इसका काम क्या है कि सी की वैल्यू सेट कर सके, ये एक आर्गुमेंट दे रहा है। और ये मेथड क्या है? डिफॉल्ट एक्सेस है, तो ये भी क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये क्लास के बाहर हमारी मदद करेगा की को वैल्यू सेट करने में, ठीक है। हम जो भी आई की वैल्यू देंगे, यानी जो भी आर्गुमेंट इसको पास करेंगे, ये वो आर्गुमेंट वाली वैल्यू जो है उस की को कॉपी करके दे देगा। देन अगर हमें सी को प्रिंट करवाना हो तो हम सी को डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते, क्योंकि सी प्राइवेट है, सी को हम बाहर एक्सेस ही नहीं कर सकेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस मेथड का काम क्या होगा कि वो सी की वैल्यू इस क्लास से बाहर निकाले, ठीक है। तो मेथड का नाम हमने गेट सी रख दिया, इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, क्योंकि जो सी वेरिएबल है उसकी भी टाइप इंटीजर है। रिटर्न से क्या करेगा? सी की वैल्यू जो है वो इस क्लास से बाहर निकाल देगा इसको। नाउ दूसरी क्लास के अंदर हमने टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ए बी सी तीनों को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमने पहले ओबी डॉट ए को 10 सेट किया, ओबी डॉट बी को 20 सेट किया और ओबी डॉट सी को जो है वो 100 सेट किया, ठीक है। लेकिन यहाँ इस लाइन के आगे एक कमेंट लिखा हुआ है एरर, एरर आएगा, देखते हैं इस एरर को। फिर हमने उसको सेट सी मेथड जो है वो चलाया ताकि हम सी को वैल्यू भिजवा सकें। तो पहले इधर तक डिस्कस कर लेते हैं, इस एरर को रिमूव करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो रन करें, ये आपके पास आ गया एरर इन वर्क स्पेस, इसको कैंसिल कर दो और एरर पे आ जाओ, ठीक है। नाउ लेट्स जूम इट, एरर क्या कह रहा है, ठीक है। द फील्ड टेस्ट डॉट सी इज नॉट विजिबल, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है कि सी इज प्राइवेट, ठीक है, और सी इज नॉट विजिबल आउटसाइड द क्लास। तो आप यहाँ पे सी को एक्सेस नहीं कर सकते, ये लाइन आपको जो है वो एरर जनरेट करेगी। तो इस लाइन को रिमूव करते हैं, ठीक है, इसको हम कमेंट करते हैं ताकि ये लाइन चले ही ना। देन हमने क्या किया है कि जब हम सी को ऐसे वैल्यू नहीं दे सकते तो हम क्या किया, हमने वैसे ही मेथड एक बना दिया था जो सी को वैल्यू देने के लिए हम यूज करें, जिसका नाम है सेट सी, ठीक है। इसको वैल्यू 100 दिए ताकि सी को 100 वैल्यू वो दे दे। देन ए बी एंड सी को हम प्रिंट करवा रहे हैं। नाउ ए को तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, तो ओ बी डॉट ए, बी को भी हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ओ बी डॉट बी। लेकिन सी को हम यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते, हमें देख लिया ओ बी डॉट सी हम नहीं लिख सकते। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? ओ बी डॉट गेट सी। गेट सी मैथड क्या करेगा कि यहाँ पे सी की जो वैल्यू है इंटरनली, ठीक है, उस वैल्यू को यहाँ पे लाकर प्रिंट करेगा। इसको अब रन करते हैं, ठीक है। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू प्रिंट हो गई, 10 है, 20 एंड 100 है। नाउ प्योर इनकैप्सुलेशन जिसकी हमने बात की, प्योर इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए आपकी क्लास का स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होता है, ठीक है। क्लास का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है कि आपके पास उसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ऐसे मेथड्स बनाने पड़ते हैं जो उस वेरिएबल को एक्सेस करने में हमारी मदद करें। यानी उस वेरिएबल को अगर वैल्यू देनी है तो कंस्ट्रक्टर करता है हेल्प। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं कंस्ट्रक्टर से, कंस्ट्रक्टर विल डू द सेम, ठीक है। यहाँ कंस्ट्रक्टर आ गया, कंस्ट्रक्टर भी क्योंकि पब्लिक होते हैं, ठीक है, तो वो हमारी मदद करेंगे इन प्राइवेट वेरिएबल्स को सेट करने के लिए, उनमें वैल्यू सेट करने के लिए।
देन हमें इस तरह के मेथड बनाने पड़ते हैं जो कि इन वैल्यूज को बाहर निकाल सकें, ठीक है। यानी हम रिटर्न करते हैं इन यूजली इन वेरिएबल्स को, ताकि इनकी वैल्यू जो है वो क्लास से बाहर जा सके। नाउ इनको प्राइवेट किया क्यों जाता है? एक्सीडेंट से बचाने के लिए। यानी इनकैप्सुलेशन जो है वो आपकी चीज इसी तरीके से होती है कि आप डेटा मेंबर्स जो है वो प्राइवेट रखो और पब्लिक मेथड जो है वो इस डेटा को मैनिपुलेट कर सके, उस डेटा को चेंज कर सके, उस डेटा पे काम कर सके। ये काम क्यों किया जाता है ऐसे? ताकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा को चेंज करने, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेटा, ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज डेटा है। नाउ यू हैव टू प्रोटेक्ट द डेटा इस तरीके से कि डेटा पे एक्सीडेंटली कोई गलत ऑपरेशन परफॉर्म ना हो सके। अगर आप डेटा के डायरेक्ट एक्सेस दे देते हो तो प्रोग्रामर जो है वो इस तरीके का कोड लिख सकता है जिसकी वजह से डेटा जो है वो लॉस हो जाए या डेटा जो है वो इजीली डैमेज हो जाए। तो प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग इस तरीके से करता है कि मेथड बनाते हैं, ठीक है। मेथड में चूंकि मेथड लफ्जों से मिलके ही बनते हैं, सेट डेटा या शो डेटा या इंक्रीमेंट द डेटा, इस तरीके के नाम होते हैं, जिससे हमें ये पता होता है कि हम एक स्पेसिफिक वेरिएबल पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यानी ऑपरेशन करने से पहले प्रोग्रामर जब मेथड का नाम लिखता है तो ही इज श्योर कि वो उस डेटा पे किस तरीके का काम करने जा रहा है। आया अगर उसको डेटा डिलीट भी करना होगा तो उसको लिखना पड़ेगा डिलीट डेटा का मेथड यूज करना पड़ेगा। तो उसको पता होगा कि नाउ आई एम राइटिंग द कोड टू डिलीट दिस डेटा, या नाउ आई एम राइटिंग टू द कोड टू चेंज दिस डेटा। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये प्राइवेट किसी हैकर से या उससे बचाने के लिए नहीं है। ये प्राइवेट या इनकैप्सुलेशन जो है वो आपके प्रोग्रामर्स की मिस्टेक्स को कम करने के लिए, मिस्टेक से बचाने के लिए, तो इस तरीके का कोड ना लिख सके जिससे डेटा जो है वो डैमेज हो जाए। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, कि हम सिर्फ इनकैप्सुलेशन अचीव कर रहे हैं बाय मेकिंग द डेटा प्राइवेट, और पब्लिक फंक्शंस इस पे अप्लाई कर रहे हैं जो कि जब भी प्रोग्रामर उस डेटा को एक्सेस करने लगेगा तो उस पब्लिक फंक्शन की वजह से एक्सेस करेगा, जिसकी वजह से उसको पता होगा कि वो प्राइवेट जो डेटा है मेंबर जो है उनको किस तरीके से चेंज कर रहे हैं। इन पब्लिक और प्राइवेट को हमने डिस्कस तो यहाँ पे कर लिया, लेकिन ओवरऑल प्रोग्राम में हम इनको आगे देखते जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट प्रोग्रामिंग में ये सारे हमारी चीजें सामने बार बार आती रहेंगी। आप अभी तक नोट कर रहे होगे कि जितनी चीजें भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं हर आने वाले प्रोग्राम में वो चीज ऐड होती जा रही है। हमने क्लास डिस्कस की, स्टिल वी आर यूजिंग क्लासेस, हमने ऑब्जेक्ट डिस्कस किए, वी आर यूजिंग देम, हमने कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट किए, वी आर यूजिंग देम, हमने ओवरलोडिंग की, एंड वी आर कंटिन्यूसली सीइंग कि हम ओवरलोडिंग बार बार इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो जो जो टॉपिक कवर होता जाएगा वो हमारे अगले प्रोग्राम के अंदर ऐड होता जाएगा। तो यू हैव टू गेट अ गुड ग्रिप ऑफ प्रीवियस टॉपिक, ठीक है, ताकि आगे वाली चीजों से शामिल होकर हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकें। ओके, दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक फॉर वीक 6। अल्लाह हाफिज़।